कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे क्या कर रहा? हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। विनोद भाई राम राम। प्रीतम भाई आपने भी राम राम, और किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सब बाण भाइया ना हमारी राम राम। विनोद भाई जी प्रीतम भाई, आज का जो किसान वाणी कार्यक्रम है उसमें क्या क्या चर्चा हम भाइयों खातर ले आए हैं? प्रीतम भाई आज चर्चा करेंगे कृषि में फसल चक्र के महत्व पे, साथ में करवाओगे भाइयों का मनोरंजन, और एक और विषय पे बातचीत करेंगे, वो है सरसों फसल की देखभाल। हाँ, तो पहली जो बात आपने करी भाई कि फसल चक्कर। जी भाई फसल चक्कर तो किसान तो नहीं देखा है कि जड़े उसने 4 पैसे फालतू बचते हों, हाँ भाई, वह फसल करे हो। हाँ, लेकिन विनोद भाई पैसे बचने का सवाल अकेला नहीं है, और ये भी सवाल है, ये भी गंभीर सवाल है। बिल्कुल भाई बिल्कुल। लेकिन वो भी किसान को समझने की जरूरत है कि भाई बात बनेगी तब जी जब फसल की पैदावार होगी काफ़ी, हाँ, बढ़िया पैदावार होगी, और वो आने वाले सालों में भी देखना है कि भाई एकला न्यू ना है कि इस साल तो काट दिया आपने खूब, बिल्कुल भाई, और अगले साल के भरोसा नहीं फिर रहा। हाँ, यानी कि प्रीतम भाई आपका कहने का मतलब है कि आमदनी भी हो जाए किसान भाई की, और आने वाले समय में जो जमीन की उपजाऊ शक्ति है और जो पानी वगैरह है, जो भी संसाधन है, उनका भी जो है बचाव रहे। तो अगर ऐसा करना है तो फसल चक्कर तो अपनाना पड़ेगा। अरे भाई फसल चक्कर तो हमारा मतलब है कि एक ही निश्चित फसल ना उगा के अदल बदल के फसल उगाने की जो परंपरा है वो फसल चक्र है। बिल्कुल भाई। और किसी भी निश्चित क्षेत्र में निश्चित अवधि खातर धरती की जो उपजाऊपन है, उसकी उत्पादकता है, अगर हमने वो बरकरार रखनी है तो फसलों को अदलना बदलना पड़ेगा। बिल्कुल भाई, क्योंकि मौसम के अनुसार भी है भाई जी फसलों का चयन, और अगर एक ही ले जाएंगे भाई तो फसल की उत्पादकता कम होगी। बिल्कुल भाई, जिस तरह अपना गेहूँ और चावल का जो है जीरी है वो दान लेते रहे तो वही फसल चक्र हम बार बार अपनाओ है, तो उससे जो है ज़मीन के ऊपर जो है उसका दबाव है, पड़दा जाओ है, जो दूसरे संसाधन है चाहे वो ज़मीन के नीचे का पानी है, उस पर भी इसका असर पड़ा है। हाँ, तो इसका जो है मिट्टी के गुणों पे भी भाई प्रभाव पड़ा है। और हमारे देश में देखने में आया विनोद भाई कि धान और गेहूँ, हाँ, सारे दे फालतू यो फसल चक्र चल रहा है। बिल्कुल भाई। और भाई ये उसने अंग्रेजी में कहते हैं ना सरप्लस, जरूरत ज्यादा पैदा भी हो रही है, हाँ, जितनी जरूरत है उससे भी ज्यादा, उससे ज्यादा है, गोदामों में सड़ना। हाँ, और जी उससे उपजाऊपन जो है जमीन का वो भी खतरे में है। तो पिछले अगर 40 सालों से देखें, 4 दशक जा लिए, बिल्कुल भाई, इसमें जो संसाधन है, चाहे पानी हो चाहे मिट्टी की उपजाऊपन हो, इसको बहुत ज्यादा दोहन करा गया है। कम पानी वाले, कम पोषक तत्व चाहने वाले मोटे अनाज, दलहन तिलहन, उनका जो रकबा है वो कम है। बिल्कुल भाई जी। और इस तरह ये भी पता चला है भाई कि जो फसल चक्कर है उसमें दलहन जो है सम्मिलित करने से ही न केवल जो भोजन है उसके पोषक तत्व भी बढ़ेंगे, साथ में जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति है वो भी बढ़ेगी। क्योंकि प्रीतम भाई सर आपने नाम लिया कि जितनी भी दलहनी फसलें हैं तो उनमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा है, तो उससे जो है हमारे खाने में भी प्रोटीन की जो है संतुलन बना रहेगा, और साथ में मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी। और इसमें सरकार द्वारा जो है दलहन विकास कार्यक्रम भी चलाए जाने लग रहे हैं, जिसमें उर्वरक उद्योग और जो किसान हैं उन दोनों की सहभागिता होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम फसल चक्कर अपना रहे हैं तो ऐसा करने से जो मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति है वो बढ़ेगी, तो उसमें जो उर्वरक की मात्रा है वो कम हमने जरूरत पड़ेगी। और भाई यूरिया डीएपी आधारित जो भी खेती है उसका परिणाम ये है कि मिट्टी के उपजाऊपन और टिकाऊपन दोनों खतरे में है। आज केवल न इस फसल चक्र को उत्पादकता वृद्धि स्थिर होगी इसकी वजह से,
बल्कि एक निश्चित उत्पादन प्राप्त करने खातर भी पहले तो ज्यादा उर्वरकों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। बिल्कुल सही कर मतलब हर साल आप यूरिया की DAP की खपत उसमें बढ़ोतरी होने लग रही है जी, क्योंकि ज्यादातर तत्वों की कमी के कारण उर्वरक उपयोग क्षमता में बड़ी कमी दर्ज करी गई है। और इसके अलावा प्रीतम भाई और भी समस्या देखी गई, जिस तरह तो उपजाऊपन है मिट्टी का वो भी कम होता जान लग रहा है, साथ में जो जीवाश्म है उनकी मात्रा भी मिट्टी में लगातार घटती जान लग रही है, और मिट्टी में जो लाभदायक सूक्ष्म जीव हैं उनकी जो मात्रा है वो भी कम हो रही है। जिस तरह की केंचुए हैं, मित्र जो कीट हैं, उनकी संख्या में बड़ी तेजी तक गिरावट आने लग रही है, और जो कीड़े और बीमारी हैं, खरपतवार है, इनकी समस्या लगातार बढ़ने लग रही है, जिससे मिट्टी की जो संरचना है उसकी जो मिट्टी ने पानी ने जो जब्त करने की ताकत है, यानी कि जल धारण की जो क्षमता है उसमें कमी आ रही है लगातार, और साथ में जो मिट्टी के जो अन्य भौतिक, रासायनिक और जैविक गुण हैं उसमें भी विकार उत्पन्न होने लग रहे हैं जी। और इसकी वजह से जो है मिट्टी की सारी संरचना में जो है बदलाव आने लग रहा है, और जो भूगर्भ जल है वो भी तेजी से गिरने लग रहा है, साथ में जो नहरी क्षेत्र में जो जल है रिसाव है और जो जल प्रदूषण है उसकी समस्या भी बढ़ने लग रही है जी। और भाई ये सारी समस्याएं हैं, इसमें खास तौर पे जो रोग हैं, रोगों से लड़ने की ताकत भी हमारी फसलों की कम हो रही है। ऐसे में फसल चक्र में बदलाव चाहिए जी। बेहतर उपजाऊपन, प्रबंधन, संसाधन का अगर संरक्षण हमने करना है तो हमारा जो उत्तर पश्चिमी भारत है इसमें धान गेहूं फसल चक्र के स्थान पे जो जो भाई ले रहे हैं और ले सकते हैं। बिल्कुल भाई। एक तो बेबी कॉर्न और मक्का, हाँ, अगेती आलू और पछेती गेहूं और मूंग, हाँ, ये है भाई लोबिया आलू और ग्रीष्मकालीन मक्का जी। ठीक है जी। ऐसे ही मक्का और उसके बाद गेहूं और फिर मूंग, अच्छा जी। मक्का उसके बाद आलू और फिर मक्का, मक्का आलू ग्रीष्मकालीन मूंगफली, ये तो खैर इस मूंगफली तो इस क्षेत्र में नहीं है जी। मक्का है, फिर सरसों है, फिर ग्रीष्मकालीन मूंगफली या बेबी कॉर्न है, या फिर अगेती सरसों, पछेती गेहूं और मूंग। ये फसल चक्र बड़े आजकल लोकप्रिय, और आप देखोगे कि इस साल भी भाइयों ने सरसों में के रकबे में बढ़ोतरी करी है। बिल्कुल भाई। लेकिन प्रीतम भाई आप कह रहे हो कि इस तरह जो है ये फसल चक्कर अपनाओगे तो किसान भाई जो है वो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति है उसने भी बरकरार रखेंगे, आमदनी भी बढ़ाओगे, और साथ में जो है मिट्टी जो जमीन का जो भूजल स्तर है वो भी जो है तेजी तय जो नीचे से गिरने लग रहा है वो भी रुकेगा। इससे भाई एक तो साल भर आमदनी रहेगी। भाई कोई आप साल भर की फसल ले रहे हो जो गन्ना है, हाँ, तो उसमें आमदनी साल के आखिर में आपको मिलेगी, लेकिन इससे साल भर किसानों की आमदनी रहेगी। और घरेलू जो जरूरतें हैं, जिक्र हमारी अनाज की है, दलहन तिलहन की है, चारे की है, वो भी भाई बीच बीच में ले सकेंगे। फसल चक्कर में मूंग की जो भाई फसल ले हुए हैं उससे मिट्टी का स्वास्थ्य और गुणवत्ता में भी सुधार होगा। और प्रीतम भाई जो फसल चक्कर हम लागू करना चाह रहे हैं तो फसल चक्कर में जो है कुछ एक बातों का ध्यान भी रखना जरूरी है। एक तो उथली जड़ वाली जो फसल है उसके बाद गहरी जड़ वाली फसल न लगावें, और अधिक पोषक तत्व चाहने वाले जो फसल हैं उनके बाद कम पोषक तत्वों की जरूरत वाली जो फसल का चयन करें। यानी कि अगर हमने ज़्यादा पोषक तत्व लेने वाली फसल पहले लगाई है तो उसके बाद वो फसल हमने प्राथमिकता देनी है जो कम पोषक तत्व ले हुए, और अधिक पानी चाहने वाली फसल के बाद कम पानी वाली फसल लगाने का ध्यान रखें। और अधिक जो कर्षण क्रिया वाली यानी कि जिसमें ज़्यादा जुताई और गाही गुड़ाई करनी पड़े है, अगर ऐसी फसल हम पहला ले रहे हैं तो उसके बाद कम जुताई और निराई गुड़ाई वाली फसल लगावें। और धान्य फसलों के बाद जो है दलहनी फसल का चयन जरूर करें, और एक खास रोग से प्रभावित होने वाली फसल को लगातार एक ही खेत में किसान भाई ना लगावें जी। और फसलों का चयन जो है फसल चक्कर में जो बाजार में जो मांग है कि जो फसल की मांग ज़्यादा है तो उस हिसाब से जो है फसल चक्कर ने इस्तेमाल करें जी। और भाई फसल चक्र के लाभ हैं, एक तो अलग अलग फसल लेने से पोषक तत्वों की कमी नहीं होती। फसल चक्र अपनाने पे मिट्टी की वजह से जो पादप रोग हैं वो भी ऋतु के हिसाब से अपने आप ठीक हो जाएंगे। कीट रोगों और खरपतवारों को भी आसानी से नियंत्रित कराया जा सकेगा। और प्रीतम भाई इसके अलावा दाल वाली जो फसल है उनके द्वारा जो मिट्टी की भौतिक दशा है उसमें भी सुधार लाया जा सके है, और जो मिट्टी में जैव पदार्थ हैं उनकी भी प्रचुर मात्रा बनी रहेगी। साथ में सिंचाई है, उर्वरक है, इस तरह के जो सीमित संसाधन हैं उन तभी हम फसलों ने जो है फसलों को उनके माध्यम से भी उगाया जा सके है।
और फसल उत्पादकों को जो मांग है, जो बाजार की मांग है, उसको भी पूरा किया जा सकेगा। साथ में मिट्टी का और हवा का, साथ में जल का जो संरक्षण है, उसने भी जो संरक्षण हो रहा है उसने भी हम बचाव कर सके हैं। जी और भाई जो भी घरेलू जरूरतें हैं किसानों की पूरी हो सके हैं, मानसों की भी और पशुओं की भी। जी फसल चक्कर से उपज ज़्यादा मिले है, मिट्टी की उपजाऊपन बने रहे है। और भाई गेहूं के बाद मूंग बोले करो, क्या दिक्कत है इसमें? बिल्कुल भाई, है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है। और एक सूचना विनोद भाई कह रहे हैं, एक जरूरी सूचना, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय तथा सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 24 फरवरी 2022 को संयुक्त रूप से बजट 2022 में कृषि क्षेत्र से संबंधित घोषणाओं के क्रियान्वयन हेतु स्मार्ट एग्रीकल्चर वेबिनार का आयोजन किया जाएगा, जिसमें अनेक कृषि विश्वविद्यालय, कृषि संस्थान और कृषि विज्ञान केंद्र भाग लेंगे। वेबिनार भाई वेब के माध्यम से एक सेमिनार जिसमें आप भी जुड़ सको, ऑनलाइन माध्यम से जुड़ सके। जी। और अब वक्त है एक लोकगीत का। येरी बीर मरद हमें दो बालक से येरी भूखे वोरी तसाए लिए डांट सरा में बठियारी, हम तेरी आशा करके आए। देखे हम भी तेरे कैसे थे, हम भी तेरे कैसे थे, मारे घाटा ना था घर में, फिर 8 पहर और 24 घंटे खेले थे माया घर में। मेरी भीड़ पड़ी बठियारी, इब हम आगे तेरे नगर में। ये बोलन तकी सरदा को ना लागी भूख जगर मरी, बोलन खान पीण में शर्म नहीं, हम कहते ना शर्म आए, ये डांट सरा में बठियारी आशा करके आए। दोनों बालक रोवन लगे, खाने का प्रबंध कर दे, नादान उम्र से तू ज्ञान नहीं, कुछ पेट टूकते भर दे। देखे ओ मानस पुण्य धर्म करया करे, जिसने धनी संवार दे, अरे कुछ दिन आड़े रहने खचरी बठियारी एक घड़ी दे, कुछ दिन आड़े देखे हम के जाने मारा राम जानता, हम के जाने हम दुख ने घने सताए, डाट सरा में बठियारी आशा करके आए।
करे खाए बिन, भाई करे खाए बिन क्यों कर सर जा, हम भी काम करेंगे। अरे अपनी रखे नीत ठिकाने ना, खोटा काम करेंगे। उस परमेश्वर ने काम दिया, हम याद सुबह शाम करेंगे। बर्तन खर्चन खातिर पैसा अपने आप धरेंगे। हम के जाने मारा राम जानता, हम दुख ने घने सताए। दिए काट सरा में पठियारी आशा कर कहीं आए। फिर चारों भूखे मरण लाग रे, चारों भूखे मरण लाग रे। प्राण तजन की तैयारी, मारे नाम की दुनिया के माँ आती नहीं बीमारी। अरे जिस ते पेट गुजारा चल तू काम बता भटियारी। और किसी का दोष नहीं मारी अकल राम ने मारी। और किसी का कहे जात मेरी संग आस करिए, जात मेरी संग ओ कर दे मन के साए। दिए काट सरा में भटियारी आशा कर कहीं आए। और भाई ये थे पालेराम और साथी वीर मरद हम दो बालक से लोकगीत आपने सुना। खास सूचना ये है भाई कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कल 24 फरवरी को संयुक्त रूप से बजट 2022 में कृषि क्षेत्र से संबंधित जो भी घोषणाएं की गई हैं उनके क्रियान्वयन खातर स्मार्ट एग्रीकल्चर वेबिनार का आयोजन किया जाएगा, जिसमें अनेक कृषि विश्वविद्यालय, कृषि संस्थान और कृषि विज्ञान केंद्र भाग लेंगे। आप भी भाई जुड़ सको। और प्रीतम भाई बात करें मौसम की तो आज का अधिकतम तापमान रहा 25 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान रहा 11 डिग्री सेंटीग्रेड। और आने वाले कल का अधिकतम तापमान रहने की संभावना है 26 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान रहने की संभावना है 11 डिग्री सेंटीग्रेड। और साथ में बात करें कल के कृषि कार्यक्रम की तो कल भाइयों चर्चा करेंगे कृषि में प्रयोग होने वाले मशीनों का सुरक्षित उपयोग और नई फसल नई उमंग के तहत चर्चा करेंगे बसंतकालीन मूंग की काश्त में सावधानियों पर। जी और भाई आज की जो हमारी अगली चर्चा है विनोद भाई, वो भाइयों के साथ साझा करेंगे। वो है सरसों फसल की देखभाल। ये सूचना जो है एक बार फिर से हम आपको बता दें कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 24 फरवरी को संयुक्त रूप से बजट 2022 में कृषि क्षेत्र से संबंधित घोषणाओं के क्रियान्वयन हेतु स्मार्ट एग्रीकल्चर वेबिनार का आयोजन किया जाएगा, जिसमें अनेक कृषि विश्वविद्यालय, कृषि संस्थान और कृषि विज्ञान केंद्र भाग लेंगे। भाई आप भी जुड़ सकते हो। और प्रीतम भाई अब बात करें सरसों में आने वाली मुख्य बीमारियां, कीट और उनके समाधान की। जी और प्रीतम भाई खासकर अपने जो हरियाणा प्रदेश में जो है पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रों में रबी की फसल के रूप में मुख्य रूप से जो हम सरसों की फसल लेवे हैं जी। और सरसों की फसल में जो मुख्य रोग हैं एक तो है तना गलन रोग, और ख़ासकर पिछले कुछ सालों में प्रीतम भाई देखा गया है कि इस बीमारी का प्रकोप ज़्यादा बढ़ गया है। खासकर इसके लक्षण की बात करें तो टहनियों पर एक धब्बे लंबे आकार में इसमें बढ़ने शुरू हो जाए हैं, जिस पर बाद में सफ़ेद फफूंद टहनियों पर, पत्तियों पर और जो फड़ियाँ हैं उस पर भी नज़र आनी शुरू हो जाए हैं। धीरे धीरे ये जो है उग्र रूप धारण कर रहे हैं और फूल और फड़ी बढ़ने के समय और तने टूटने शुरू हो जाए हैं और साथ में जो पौधा है वो मुरझाकर सूख जाए है।
रोगग्रसित जितने भी पौधे हैं उनके तनों के भीतर और जो जड़ है उस पर काले रंग के पिंड बन जाए और फसल की जो कटाई के बाद ये फफूंद है वो पिंड जो है ज़मीन पे गिर जाए और ज़मीन में गिर के फिर वो अगली फसल न फिर प्रभावित करे है। और किसान भाइयों, इसकी रोकथाम खातर जो है हम तना गलन रोग के लिए 2 ग्राम बावास्टीन प्रति किलोग्राम बीज की दर तय बीजोपचार कर सके हैं। और जिन क्षेत्रों में तथा साथ में जो गलन का रोग का प्रकोप हर साल देखा जाओ है वहाँ पर बिजाई के लगभग 45 से 60 दिन के बाद या फिर 65 से 70 दिन के बाद जो है कार्बेडाइजिम का 0.1% दर तक छिड़काव कर सके हैं जी। साथ में तना गलन अगर रोगग्रस्त है, खेत में गेहूं है जो है उसका फसल चक्कर अपनावे और खेत में पानी खड़ा ना होने देवे, नहीं तो भाइयों नमी रहने से जो है खासकर ये जो तना गलन का रोग है उसका प्रकोप बढ़ जाए। और भाई क्योंकि अब सरसों जो है भाई काटन भी लग रहे हैं, लेकिन जिन भाइयों के अभी जो है ना खेत में फूल आ रहे हैं और शायद कुछ पकड़े भी हैं उनमें कुछ बीमारियां ये जो हम चर्चा कर रहे हैं आ सके हैं। सफ़ेद रतुआ है भाई, हाइट रस्ट कहते हैं इसने। बीमारी के पहले लक्षण इसमें हैं कि भाई पत्तियों के निचली सतह पे चमकीले सफ़ेद उभरे हुए धब्बे बनेंगे जी। ऊपरी सतह पीली पड़ जाएगी, पत्तियां झुलस के गिर जाएंगी। रोग की अधिकता के कारण जो है ये सफ़ेद धब्बे टहनी और फलियों पे भी दिखाई देंगे। इस रोग के कारण फूल वाली स्टेग हेड बनेगी जिससे फूल वाली टहनियाँ टेढ़ी मेढ़ी हो जाए हैं और फलियाँ नहीं बनती। रोकथाम खातर भाई जुक्कर या अपने लक्षण दिखें डाइथेन M45 0.2% का घोल का छिड़काव करना है। 2 बार भी कर सके हैं 15 दिन के अंतराल पे। और राह की बिजाई समय पे करने से सफ़ेद रतुआ का प्रकोप भाई कम हो जाए है। साफ स्वस्थ और प्रमाणित बीज ही इस रोग से बचने के लिए इस्तेमाल करने चाहिए। और प्रीतम भाई इसके अलावा और एक समस्या है वो है काले धब्बे वाला रोग जी। इस रोग के कारण जो है पत्तियों पर छोटे छोटे गहरे भूरे रंग के गोल धब्बे बन जाए हैं जो बाद में तेजी तय बढ़ना शुरू करें और काले रंग के बड़े आकार के धब्बे बन जाए हैं और इन धब्बों में गोल छल्ले साफ नजर आए हैं। रोग की अगर अधिकता ज़्यादा हो जाए तो उसके कारण धब्बे आपस में मिल जाए हैं और मिलकर एक बड़ा रूप धारण कर रहे हैं। इस बीमारी में भाइयों पत्तियां जो हैं सूख कर गिरनी शुरू हो जाए हैं। फसल के पकने के समय तने और फलियों के जो भी हिस्से जिनमें गोल और भूरे रंग के धब्बे बन रहे हैं और साथ में जो फली हैं उनमें भी दाने जो हैं छोटे रह जाए हैं, सिकुड़ने शुरू हो जाए हैं और बदरंग हो जाए हैं। ये तो इसकी है पिछाड़। और काले धब्बे वाले जो रोग हैं इनकी रोकथाम खातर किसान भाई जो हैं फसल काटने के बाद गर्मी के मौसम में गहरी जुताई करें ताकि ज़मीन में जो भी फफूंद हो वह नष्ट हो जाए। साथ में जिन क्षेत्रों में काले धब्बे वाले रोग का प्रकोप जो है ज़्यादा है वहाँ पर अगर लक्षण दिखाई देवें तो डाइथेन M45 का 0.2% का घोल छिड़काव फसल की में 2 बार 15 दिन के अंतराल पर करें और राय की बिजाई 10 से 15 अक्टूबर के बीच करने पर इस रोग का जो प्रकोप है वो कम हो जाए जी। और फसल में जो है खरपतवार ना होने दें तो उससे जो है काले धब्बे रोग पे हम जो है नियंत्रण पास का है। और भाई कीट भी बहुत हैं, चितकबरा कीड़ा या धोलिया कीड़ा। ये जो कीड़ा है काले रंग का हुआ है जिसपे लाल पीले और नारंगी रंग के धब्बे हुए हैं। इस कीड़े के शिशु हल्के पीले और लाल रंग के हुए हैं। दोनों प्रौढ़ और शिशु इन फसलों को 2 बार नुकसान पहुँचाए हैं भाई। पहली बार फसल उगने के तुरंत बाद सितंबर से अक्टूबर तक और दूसरी बार फसल की कटाई के समय यानी कि जो फरवरी मार्च का महीना है। प्रौढ़ और शिशु पौधों के अलग अलग हिस्सों से रस चूसते हैं, इससे पत्तियों का रंग किनारों से सफ़ेद हो जाए है। इस कीड़े को इसी वजह से धोलिया भी कहते हैं। फसल पकने के समय कीड़े के प्रौढ़ और शिशु फलियों से रस चूस के दानों में तेल की मात्रा ने कम कर दे हैं, इससे दानों के वजन में भी काफ़ी कमी आ जाए है। और प्रीतम भाई फिर इसका जो नियंत्रण करना हमने यानी कि जो कीट चितकबरा कीट है या जो धोलिया कीट है उसका खातर फसल की बिजाई तक करें और दिन का तापमान लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए। यानी कि जब तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तभी हमने फसल की बिजाई करनी है। और फसल में सिंचाई कर देने तो जो है प्रौढ़ है शिशु है या जो अंडे हैं वो नष्ट हो जाए जी। फसल की शुरू की अवस्था में लगभग 200 मिलीलीटर मेलाथियान 50 इसी ताकत की दवाई ना 200 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करें तो भी इस समस्या का समाधान कराया जा सका है। और भाइयों मार्च अप्रैल में यदि जरूरत पड़े तो 400 मिलीलीटर डाई मेलाथियान 50 इसी ताकत की दवाई ना 400 लीटर पानी मिलाकर जो है प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करते हैं। और भाई चेपा भी है, चेपा माहूवड़ जिसने कहते हैं। इसके कीट शिशु जो है हल्के हरे पीले रंग के होते हैं, 1 से 1.5 मिलीलीटर लंबे जी। ठीक है जी। और
छोटा कीट है, 12 से 15 दिनों के अंदर ये जो है पंखदार प्रौढ़ में बदल जाए है और प्रजनन करके माहों की संख्या में बढ़ोतरी करे है, चरम सीमा पे उसको पहुंचा देता है जी। इसके जो प्रौढ़ और शिशु हैं पत्तों की निचली सतह पे और फूलों की टहनियों पे झुंड बना के रहे हैं। इसका प्रकोप जो है भाई दिसंबर के महीने से लेके जनवरी के प्रथम पखवाड़े और मार्च तक भी बना रहता है, जब औसत तापमान 10 से 12 डिग्री सेल्सियस और 75% आर्द्रता हो उस वक्त। तो भाई इस खातर जो है समय पे एक तो बिजाई करी गई फसलें ठीक रहे हैं। राया जाति की किस्मों पे चेपे का प्रकोप भी कम होता है। दिसंबर के आखिरी या जनवरी के पहले सप्ताह में यदि औसतन 10% से कम पौधों पे इस कीट के समूह दिखाई दे तो टहनियों के प्रभावित हिस्सों को तोड़ के नष्ट करते हैं। और प्रीतम भाई इसके अलावा जब खेत में 10% जो है पुष्पित पौधे हों तो उसमें 9 से 19 या औसतन जो है 19 कीट प्रति पौधे हो जाए तो 250 से 400 मिलीलीटर मिथाइल डेमेटोन जी 25 इसी ताकत की दवाई ने या फिर डाइमेथोएट जिसने रोगोर भी कहते हैं 30 इसी ताकत की दवाई ने 250 से 400 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ के हिसाब से जो कीट ग्रसित फसल है उस पर छिड़काव करें और जरूरत पड़े तो दूसरा छिड़काव भाई 15 दिन के अंतराल पर कर दें। एक बात का भाई ध्यान रखें कि छिड़काव शाम के समय करें जब फसल पर मधुमक्खियों की संख्या कम से कम हो। और भाई कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक रहे हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ, पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। और भाई हमें इजाजत दीजिए, समय यहीं तक किसान वाणी का। अच्छा भाइयों, राम राम।